जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा क्यों हारे, नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर क्यों हारे, ये सारे सवाल अब फिर से उठने लगे हैं जब से राहुल गांधी ने संसद में नया बॉम्ब फोड़ दिया है और लगा दिए हैं आरोप सरकार पर वोट चोरी करने का। और इस मामले के पीछे क्या वाकई में यही षड्यंत्र था? इन दोनों युवा नेताओं की हार के पीछे किसका था बड़ा हाथ, और क्या ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया कांग्रेस के लिए भी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं जानना चाहूंगी कि जब से राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है, देश के चप्पे चप्पे से अपने समर्थकों की हार के खिलाफ अब आवाज उठाने लग गए हैं लोग बाग। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ से जो चहेते नेता रहे हैं अनिल चोपड़ा, सचिन पायलट के काफी करीबी रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि वो इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि पायलट ने भी जी जान लगा दी थी उनके जीत के लिए। लेकिन जो जीत और हार के बीच में महज 1600 कुछ वोटों का अंतर रहा, क्या लगता है आपको, क्या इसी षड्यंत्र की वजह से हारे हो? देखिए, माहौल और पूरा का पूरा समर्थन अनिल चोपड़ा के पक्ष में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अनिल चोपड़ा के धोखे से हारने की बात ये कोई पहली बार नहीं है जो सामने आई है। इलेक्शन के जस्ट बाद तो आती ही है आमतौर पर ऐसी बातें सामने, लेकिन इलेक्शन को इतना वक्त बीत जाने के दरमियान भी ये बात 5-7 बार सामने आई है, क्योंकि अनिल चोपड़ा जिस कदर से उनका कैंपेन चला, जिस कदर से उस कैंपेन को रिस्पॉन्स मिला और जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग श्योर थे, जिस तरह से समर्थन मिल रहा था कि ये तो 100% जीतेंगे, और उस सब के बाद, उस माहौल के बाद जब अंतर इतना कम आया, तो फिर लोगों ने यही इल्जाम लगाया कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। अब क्या गड़बड़ी हुई है, इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बार बार आ रही थी। उसमें से आप समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में ये आई थी कि वोटिंग सेंटर्स कांग्रेस के पक्ष वाले जल्दी बंद कर दिए, जहां कांग्रेस के पक्ष वाले वोटर ज्यादा थे, और वो वोटिंग सेंटर बाद में बंद किए जब बीजेपी के लोग आने थे, बीजेपी के पक्ष वाले वोटर्स आने थे। ये वजह रही, क्योंकि आप जानते हैं कि राव राजेंद्र सिंह जो है वो शाहपुरा के रॉयल फैमिली से भी आते हैं। इससे पहले भी कई बार विधानसभा में आ चुके हैं, विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका शाहपुरा के अंदर बहुत बड़ा जनाधार है। लेकिन शाहपुरा से इतर जो इलाके जयपुर ग्रामीण में आते हैं, वहां अनिल चोपड़ा का बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और जिसको मल्टीप्लाई करने का काम सचिन पायलट ने किया था। वहां से संख्या की दृष्टि से जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे थे पहले इलेक्शन के, वो अनुमान यही थे कि अनिल चोपड़ा जीतेंगे। उस अनुमान के बाद जब बहुत ही कम अंतर रहा, तो लोगों ने फिर ये कहा कि रिकाउंटिंग करने के लिए बोला, ये कहा कि पोलिंग सेंटर्स जो भाजपा के पक्ष वाले वोटर्स वाले सेंटर्स थे वो देर तक ऑन रहे, बाकी वाले बंद कर दिए। इस तरह की बातें होती आ रही थी। लेकिन अब जब ये बात राहुल गांधी लेकर सामने आए हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ईवीएम के अलावा और वोटिंग सेंटर्स जल्दी बाद में बंद करने के अलावा भी हो सकती है, उन्होंने उसमें निकाल के लाए कि एक ही वोटर 3-4 जगह रजिस्टर हो, अगर यूपी का कोई रहने वाला बेंगलोर में भी रजिस्टर हो, बॉम्बे में भी रजिस्टर हो, और उसके बिहाफ पर वोट डाले जा रहे हों, तो वो वोट की चोरी हो सकती है जी। अब ऐसे में इसकी कई सारी पड़ताल प्राइवेटली भी की गई, कई चैनलों ने भी की, कई और लोगों ने भी की, तो पता ये चला कि अगर कोई वोटर पैदा हुआ है मान लीजिए यूपी में, और फिर उसकी जॉब ट्रांसफर हो गई है फॉर एग्जांपल यूपी के बाद बॉम्बे में, तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर वो अपना वोट ट्रांसफर कर सकता है। और फिर बॉम्बे के बाद वो कुछ साल बाद बेंगलोर शिफ्ट हो गया है, तो वापस इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके वो अपना वोट ट्रांसफर कर सकता है, और ऐसे में उसका नाम तीनों जगह होगा, 2 जगह से वो एक्टिव होना हट जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की होती है, और ऐसी व्यवस्था की वजह से 3 जगह नाम दिखता है, ये कई लोगों ने पता लगाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि वो SIR कराएंगे। अब जो SIR होता है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
ऑफ इलेक्शन रोल्स होता है, यानी कि आप जितने भी नाम डाले गए हैं उसका रिवीजन करोगे एक बार, जिस इलाके में भी तकलीफ है उस इलाके में रिवीजन हो जाएगा। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर रहा है। अब जब ये बात बिहार में उठी तो लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही हुआ हो राजस्थान में और ऐसा कुछ जगह कर कर अगर 2-3 हजार वोट का डिफरेंस लाया जा सकता होगा तो अनिल चोपड़ा शायद इसी वजह से हारे होंगे। मैं आपको बताऊं कि अनिल चोपड़ा ही इकलौते नहीं है जो बहुत कम अंतर से हारे हैं। इसके अलावा भी कई और लोग हैं। राजस्थान में कालीचरण सराफ के सामने अर्चना शर्मा खड़ी हुई थी, वो भी बहुत कम अंतर से हारी थी, वो भी कांग्रेस की ही थी। इसी तरीके से नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर आपने बता ही दिए। इसी तरीके से और भी कई लोग थे। हनुमान बेनीवाल बहुत कम अंतर से जीते थे। स्पीकर ओम बिरला इस बार काफी कम अंतर से जीते थे। कम अंतर से जीतने के लिए कोई आवाज नहीं उठाए। नहीं, तो सामने वाला हारा भी तो आवाज उठा तो कोई कम अंतर से जीता तो सामने वाला कम अंतर से हारा भी तो है भाई। अंतर तो दोनों के बीच में होता है ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं जब से ये बवाल नया खड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो पायलट भी हारे थे एक बार, क्या उनके पीछे क्या पायलट जब हारे थे, प्रत्याशी जीतने के लिए ही आता है? आप मेरी बात समझिए, पायलट जब हारे थे तो वोटों का डिफरेंस बहुत जबरदस्त था। पायलट हारे थे 2014 का चुनाव, अजमेर का जो एमपी का चुनाव था वो हारे थे और उसमें अच्छा खासा जो था वो अंतर था। पायलट सावरलाल जाट से हारे थे 2014 में और मार्जिन जो था वो 1,71,983 वोटों का था, तो काफी बड़ा अंतर था। आप इस बात को समझिएगा। तो इतने बड़े अंतर में कोई हेरफेर होना संभव नहीं है। तो पायलट भी हारे थे, जाहिर सी बात है। तब मोदी लहर अपने चरम पर थी। कांग्रेस की सीटें आई इस बार? मिशन ये जो 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का सपना अधूरा रह गया बीजेपी का, तो जो सीटें कांग्रेस लेकर आई, क्या उसमें कांग्रेस की मेहनत को दरकिनार करते हुए ये इल्जाम बीजेपी वाले अगर लगाते हैं, उनके समर्थक लगाते हैं? देखिए, विरोधियों के पास हमेशा अपना तर्क रहता है। विरोधियों का तर्क ये होता है कि अगर आपने कुछ जगह जितवाया नहीं तो लोग कैसे यकीन करेंगे कि ये सही तरीके से हो रहा है। तो कुछ जगह आप जानबूझकर अपोजिट पार्टी को जितवाते हो ताकि ऐसा लगे कि ये सब ऑर्गेनिकली हो रहा है। लेकिन वो सीट दौसा सीट जैसी तो नहीं हो सकती थी। देखिए, उसके पीछे लॉजिक पूरी तरह से अलग है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब पायलट को आपने फ्री हैंड दिया तो वो आपने दिया था लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में आपने फ्री हैंड दिया, पायलट ने आपको बहुत सारी सीटें लाके दी। पर उपचुनाव जब आया आपने फिर से गहलोत को ऊपर कर दिया। तो पायलट ने कहा चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी जो सबसे मुश्किल सीट है वो मैं जितवा दूंगा और जो आसान सीटें हैं जितवाना मेरे लिए वो मैं हरवा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं सियासत के लॉजिक्स हैं जो संभावनाओं पर आधारित होते हैं। सियासत में कोई भी चीज सटीक नहीं हो सकती, एक्यूरेट नहीं हो सकती। सब संभावना, अप्रोक्सीमेशन, किसका कितना सटीक अप्रोक्सीमेशन है ये जरूर हो सकता है, पर होता सब कुछ अप्रोक्सीमेशन ही है। और कहीं ना कहीं पायलट बनाम गहलोत ही हमेशा चलता रहा। लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराना किस हद तक ठीक था अगर हम अनिल चोपड़ा की ही बात करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं साजिशों की बू इसीलिए बढ़ती जा रही है। एक तो आप वहां पर कम अंतर से हारे हैं, दूसरा वहां रिकाउंटिंग के लिए सभी कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें पायलट भी शामिल थे, सबने दबाव डाला था तो भी रिकाउंटिंग नहीं हो पाई। आप मेरी बात समझिए कि इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। पूरे राज्य, पूरे देश में इलेक्शन होना एक बहुत वयोवृद्ध और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और मेरे हिसाब से जब राजस्थान के इलेक्शंस हो रहे थे, जो लोकसभा वाले इलेक्शंस थे, उसके साथ में और कई इलेक्शंस थे उस वक्त पर, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से करना ताकि रिवीजन जैसी कोई चीज ना हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का अपना एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि जब वोटों की गिनती हो रही होती है तो हर सदस्य के 2 लोग, जैसे अनिल चोपड़ा है तो उनके 2 लोग सामने बैठे होते हैं और वो रीचेक कर रहे होते हैं कि गलती नहीं हुई। वैसे ही भाजपा के 2 लोग बैठे होते हैं। तो जब ये व्यवस्था कर दी गई, आपके सामने वाला देख रहा है, उसने ओके कर दिया, तब वो बाहर आए, उसके बाद रिवीजन क्यों होना है, ये इलेक्शन कमीशन का लॉजिक है। क्योंकि वो व्यवस्था पहले से इतनी सुदृढ़ है। पहले तो मशीन काम कर रही है, उसके बाद आप सामने देख रहे हो काउंटिंग को, बैलेट पेपर्स हो या किसी भी चीज की काउंटिंग हो, सामने शख्स बैठे होते हैं, 1 नहीं 2 नहीं, उससे भी ज्यादा बैठ सकते हैं। तो सिर्फ शक के आधार पर इस पूरे प्रोसेस को, चुनाव
चुनौती नहीं दी जा सकती है, आपके कहने का मतलब ये है। और यही है वो राजनीतिक तंत्र और जनता का तंत्र जिसमें कहीं ना कहीं अभी पेच फंसा दिया है राहुल गांधी ने। और कहीं ना कहीं ये जो सवाल आपके मन में भी आ रहा है, अगर आप अनिल चोपड़ा के समर्थक हैं, अगर आप शिव प्रकाश गुर्जर के समर्थक हैं, या फिर किसी भी अपने चहेते नेता जो हार गया पिछले विधानसभा चुनाव में उनके समर्थक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से डिटेल में समझ पाए होंगे अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो। और यही है इस टाइम कहना कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता और मान लीजिए अगर इस प्रणाली में कोई धांधली सामने आती है, तो आपको क्या लगता है कि फिर से चुनाव कराए जाएंगे मिड टर्म? देखिए, इस बात को आप समझिए कि भारत आज से इलेक्शन नहीं करा रहा। भारत की इलेक्शन व्यवस्था को दुनिया भर में माना गया है जी। और इतनी सुदृढ़ होकर इलेक्शन होते हैं कि उसको इल्जाम तो बहुत लगाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई सबूत आज तक नहीं ला पाया जी। सबसे बड़ी बात यह। और कहीं ना कहीं आप देखिए, इतने वक्त से ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं, कोई भी एक कांग्रेसी ईवीएम का कोई सबूत ला पाया आज तक कि ईवीएम ऐसे हैक होती है, ईवीएम में ये गलत होता है। और आप सोच कर देखिए, 130-40 करोड़ के आबादी वाले इस देश में जिसके बूते ही, जिसके टैलेंट के बूते ही अमेरिका के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे ही लोग संभाल रहे हैं सब वहां पर, वो ऐसी गलती अगर होती तो पकड़ नहीं पाते, इतने वक्त तक आराम से पकड़ लेते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गलती हो तो पकड़ेंगे ना। दूसरी बात यह है कि वापस इलेक्शन करवाने की नौबत कभी ना आए, इसीलिए फुल प्रूफ सिस्टम बनाकर काम किया जाता है जी। लेकिन सियासत में एक और चीज होती है, वो होती है हार की तैयारी। हार की तैयारी के तहत पहले से आप अपने बहानों को इतना सुदृढ़ कर लेते हो कि जब हारेंगे तो क्या कहेंगे जी। ईवीएम खराब हो गई ये कहेंगे, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, कुछ नया बताओ। तो अब ये नया कुछ है कि जब हारेंगे तो क्या कहा जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस एक मुद्दे ने पूरे बिखरे हुए विपक्ष को, पूरे इंडिया अलायंस को एक कर दिया है? अगर आपने देखा होगा वो नजारा जब प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे सारे के सारे सांसद को राहुल गांधी लीड कर रहे थे, 300 सांसद कम से कम उनके साथ इस प्रोटेस्ट में चले गए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक संजीवनी का काम कर जाएगा ये मुद्दा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप जिसको दुश्मन मानते हो उसका किला अभेद करने वाला, जिसके किले को आप भेद नहीं सकते, और उस किले को तोड़ने का कई लोग प्रयास कर रहे हो, लेकिन जब वो संभव ही नहीं हो रहा, अब उन्हें अगर कोई थोड़ी सी भी तरीका दिखेगा तो क्या वो सारे लोग एक नहीं हो जाएंगे कि इस अभेद किले को तोड़ने की कोशिश करते हैं? तो वही यहां पर हो रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी का कोई अल्टरनेटिव कांग्रेस ला नहीं पा रही, उस लोकप्रियता को, उस विश्वास को तोड़ नहीं पा रही, तो फिर मरता क्या ना करता, वो फिर यही कर रही है कि अब हम कोई इल्जाम लगा देते हैं, सबको एक साथ कर लेते हैं। आप ये सोचिए, आज से पहले कभी ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, कभी भी ऐसा हुआ कि सपा बसपा एक साथ आ रहे हो, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ आ रहे हो, जिसको कोस कोस के तो आम आदमी पार्टी बनी है, वो एक साथ आ रहे हो? ये तब हुआ जब इतना वयोवृद्ध कंपटीशन हो गया कि इससे लड़े कैसे, तो सबको साथ में आना पड़ेगा। ये पता है सबको कि साथ में आने के बाद गलती से अगर सरकार बन भी गई जी, तो कौन पीएम होगा, कौन सीएम होगा, यही ये लोग तय नहीं कर सकते। और ये सोचिए कितनी बड़ी पराकाष्ठा है भारतीय लोकतंत्र की कि ये इंडिया अलायंस के नाम से, भारत देश के नाम से अपना अलायंस बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, हरियाणा में केजरीवाल ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ता है। होता क्या है, यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने लड़ते हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल रूठ चुके होते हैं कांग्रेस से। तो इस तरीके से आपने केंद्र में जो गठबंधन किया वो हर राज्य में तो नूरा कुश्ती कर रहा है, लड़ रहा है, तो आप एक कहाँ हो, आपका हो क्या रहा है? ऐसे में आपको भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाता है
तो वो एक हो जाते हैं। जी, और इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए हर एक सांसद वहां पर अड़ा पड़ा था, जो आपने देखे भी होंगे नजारे। लेकिन क्या ये अभेद्य किला भेद पाएंगे सब मिलकर, ये भी एक अलग विषय है। और जीत और हार का फैसला तो हो चुका था, अब इसको चुनौती क्या मिल पाएगी? क्या अनिल चोपड़ा के समर्थक, शिव प्रकाश गुर्जर के समर्थक वापस खुश हो पाएंगे, या फिर उन्हें अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो इस पर दीजिएगा अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।